अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। हर सुबह हमारे सामने एक नए चैलेंज के साथ सामने आती है, तो चैलेंजेस से कभी भी घबराए मत, उनका सामना करें। कभी जॉब्स की टेंशन होती है, कभी करियर ग्रोथ की टेंशन होती है। इन टेंशन से लड़ने के लिए आपको डेली कोई ना कोई सलूशन निकालना होता है। डिप्रेशन का शिकार भी मत होइए, क्योंकि चैलेंजेस नहीं होंगे तो ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। तो चैलेंजेस का सामना कीजिए। जैसे जैसे चैलेंजेस का सामना करते हैं, हमें कोई अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो हम डेली ऐसे ही मसाइल को डिस्कस करते हैं जो आपकी डेली लाइफ को टच करते हैं। आज भी हम ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो पंजाब असम्बली में द रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अक्सर जायदाद के आते थे, क्योंकि जायदाद का जो रिकॉर्ड होता था वो डिजिटल नहीं होता था। जो कागज़ी रजिस्टर्स होते हैं उनमें रिकॉर्ड किया जाता था, उसमें कब्ज़े की बहुत सारी इस तरह की शिकायत आती थी। और आज इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी जान सकें कि उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, उसको किस तरह से देखना है। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट में रवां हफ्ते अहम केसेस कौन कौन से रहे। इस पर हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनका हम तारुफ़ कराते चलें, जिनके साथ हम हाई कोर्ट का इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। माहिर इमरान हैं। माहिर इमरान, आपको वेलकम करते हैं शो में। उसके साथ हमारे साथ एक एडवोकेट हैं अयाज़ लतीफ़, उनसे हम उनके साथ डिस्कस करेंगे द रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल जो 2026 का मंजूर हुआ है। सर, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, इमरान, ये बताएं कि हाई कोर्ट में रवां हफ्ते अहम केसेस क्या रहे हैं? थैंक यू सो मच यूसरा। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे पास मैं कोर्ट्स की बीट जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की बीट्स और कोर्ट्स की देखता हूँ। तो हर हफ्ते जिस तरह आपने अभी बात की कि नया एक चैलेंज होता है, तो कोर्ट्स में भी एक नया जो है वो चैलेंज होता है। नए केस होते हैं। आपको पता है कि जो हमारी हाई कोर्ट बार जो है वो यहाँ पे अब पूरे साउथ पंजाब में सबसे बड़ी बार है, और इसके बहुत ज़्यादा इसके अंडर जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार जो हैं इसमें शामिल हैं। रुझान से लेके राजनपुर और अलीपुर और साहिवाल और मियाँ वाली तक जो है वो साइलिन यहाँ पे आते हैं हमारे मुल्तान बेंच में। तो इस हफ्ते के अगर आप अहम केसेस पे हम अगर बात कर लेते हैं, तो ये अलीपुर में एक जिनसी वीडियो स्कैंडल आया था कि एक स्कूल प्रिंसिपल हैं हिदायत रिजवी, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इसी हफ्ते में खारिज हुई है हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से। तो NCCI में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था कि स्कूल मुख्तलिफ टीचर्स थी उसके स्कूल में, उन्होंने एक मुकदमा ये दर्ज कराया था कि उसने न्यूज़ वीडियोस बनाई और हमें हरासा किए हैं। इस वक्त वो हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद NCCI की तहवील में है, फिज़िकल रिमांड में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, इसके साथ ही दीगर अहम केसेस की बात करें तो कच्चे का इलाका है रहीम यार ख़ान और राजनपुर के मुल्क का, वहाँ गन्ने की काश्त पे डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है वो पाबंदी लगा दी थी कि लोग अगवा होते हैं या वो जो कच्चे के डाकू हैं वो उन गन्ने की फसलों में छुप जाते हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा पुलिस को सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं। तो उसमें 6000 से ज़्यादा जो एकड़्स थी वो गन्ना किसानों ने काश्त कर लिया था, लेकिन परेशान थे कि डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिए कि इसको ख़त्म करें, यहाँ गन्ने की फसल होनी नहीं चाहिए, छुपने की कोई जगह। तो उन किसानों ने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चैलेंज किया कि ये क्या इकदाम है, पुलिस की रिट है, वो अपनी रिट को कामयाब करे। इसका ये मकसद तो नहीं है कि फसलें ना हों या इस तरह का। वो तो अदालत आलिया के जस्टिस हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में उन्होंने इज़हार बरहमी किया और आर्डर दे दिए कि किसी को ना रोका जाए, जो गन्ना काश्त करना चाहता है, जो भी फसल काश्त करना चाहता है वो करें। ये कैसा हुक्म है कि भाई डाकुओं को या चोरों को छुपने के लिए ये गन्ने के नहीं होने चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे किसान। तो वो आर्डर जो है वो कल अदम तंजीम दी है, करार दी है हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में। एक और केस की मैं बात करूं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, उसमें कटौतियाँ की जा रही थी डिवाइसेस के ज़रिए से। जो बेचारे गरीब लोग जिनको एक मिलती थी
इमदाद वो जाते थे और वहाँ से उनकी डिवाइसेस लगा के उनकी कटौतियाँ कर लेते थे। तो वो FIA ने गैंग पकड़ा है, उस गैंग के मुलजमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज हुई हैं। एक बहुत बड़ा इशू है दूध जाली। इमरान, उसकी कटौती वो किस तरह से करते होंगे? वो पैसे ट्रांसफ़र तो उन्हीं के अकाउंट में ही होते होंगे? देखें, अकाउंट में होते हैं, लेकिन जो वो कार्ड होता है ना, वो मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं। वो शॉप्स मुकर्रर की गई हैं कि इन जगहों पे जाके ना आप निकलवा सकते हैं। तो वो डिवाइसेस होती हैं, जैसे ATM कार्ड की डिवाइस होती है। तो उन कार्ड्स की, जो कार्ड्स उनको मिले हुए हैं जिस अकाउंट में आती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले, वो कार्ड जिस शॉप पे अथराइज्ड जो शॉप्स होती हैं, और हुकूमत ने कहा हुआ है कि आपने 1 रुपया भी नहीं काटना। आप उनके अकाउंट में 15,000 आए हैं या 12 आए हैं तो पूरे उनको वापस देने। ये क्या करते थे, ख़वातीन बेचारी सादा लोग होते हैं, मर्द ख़वातीन, तो वो कहते हैं कि 2,000 रुपये लगेंगे फिर आपके पैसे निकलेंगे। वो अब मजबूर हैं, वरना पैसे नहीं निकल सकते, फिर 2,000 3,000 की कटौती करके उनको जो है बाकी दे रहे होते थे। तो ये एक बड़ा स्कैम था। FIA का ये जो केस था, FIA ने जाके मुख्तलिफ दुनियापुर से 2 बंदे पकड़े हैं, बस्ती मलूक से, शुजाबाद से, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से जो है, तो और उनकी जमानतें खारिज हुई हैं हाई कोर्ट में। अच्छा, उनकी जमानतें खारिज। और ऑनलाइन बायोमेट्रिक का है बहुत बड़ा इशू था, ये भी रवां हफ्ते का था। सैयद रियाजुल हसन गिलानी है, साबिक सदर हाई कोर्ट बार के। ऑनलाइन का इशू ये था कि कोई भी केस दायर करते हैं उससे पहले बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी होती है। तो बायोमेट्रिक जब कोई भी शख्स कराने जाता है तो 200 रुपये उसकी फ़ीस जो है वो ले लेते हैं। कह रहे थे इंसाफ महंगा हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई भी एप्लीकेशन देनी है अदालत में, पहले वो बंदा आए रुझान से, राजनपुर से, मियाँ वाली, इधर बायोमेट्रिक करवाए, 200 रुपये भरे, वो किस चीज़ का टैक्स है जो लगा दिए गए, उसको कलअदम करार देने के हवाले से जो है एक पिटीशन दायर की गई है, वो मुलतवी हुई है। इसी तरह दीगर भी बहुत अहम केसेस हैं जो हाई कोर्ट। अच्छा, ये रवां हफ्ता के अहम केसेस रहे हैं। और अच्छा, रेवेन्यू कोर्ट्स को डिजिटलाइजेशन सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है, उस पर क्या आप? देखिए युसरा, बड़ा एक अहम ये इशू भी है, टॉपिक भी। सबसे पहले तो आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन पे हमारा हर सारा सिस्टम जो है वो जा रहा है। जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, पेपरलेस सिस्टम आ गया है। एक तो खुश आइंद बात है कि रेवेन्यू कोर्ट्स हमारी जो हैं उसमें ऑनलाइन जो डिजिटल सिस्टम ये नहीं था। जाके कोई भी केस दायर करते थे और वो अपने मैनुअल रजिस्टर में दर्ज कर लेते थे, अदालत में वो केस ज़ेर समाअत होता था और उसमें क्या वही मैनुअल रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन कोई भी नहीं। आप बाकी कोर्ट देखें, हाई कोर्ट में पूरा जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन सिस्टम है, आप घर बैठे चेक कर सकते हैं आपकी अगली PC कब है, पिछली कब है, उसमें ऑर्डर क्या हुआ है, इवन क्या, तो जजमेंट्स भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी पूरी प्रोसीडिंग आप घर में बैठे। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स थी जिसमें ये तहसीलदारों के पास जो ज़मीनों के मुतल्लिक केसेस होते हैं, ADCR के पास होते हैं, कमिश्नर के पास होते हैं, तो ये पूरा एक रेवेन्यू का जो हमारा स्ट्रक्चर था, इनको मैनुअल चल रहा होता था। उसमें बहुत सी फाइलें मिस हो जाती थी, बहुत सी फाइलें मिलती नहीं थी, बहुत से आर्डर ऐसे होते थे कि डेट एक लगी है, फिर किसी दूसरी पार्टी ने मिल के किसी भी रीडर से या वो आगे पीछे करवा लिया और बहुत ज़्यादा नुकसान होता था लोगों को। तो ये एक डिजिटलाइजेशन सिस्टम है, अब उनको भी घर बैठ के जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ भी मैं समझता हूँ। एतजाज़ भाई मेरे साथ बैठे हैं, सीनियर कानूनदान है, ये इसको मज़ीद ब्रीफ भी करेंगे, ये भी रेवेन्यू केसेस भी देखते हैं। पेचीदगी ये है कि 3500 रुपये जो है आपने फ़ीस भरनी है, यानी इसमें भी कोई केस दायर करेंगे तो 3500 रुपये आपको, और उस पर लिखा हुआ है कि 3 दिन बाद हेयरिंग होगी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है युसरा, मैं आपको क्या बताऊं, 1 महीने में अब हेयरिंग हो रही होती है किसी भी केस की, लेकिन फिर भी वो केस लेफ्ट ओवर हो जाता है। यानी कि पूरा केस 200 केस की लिस्ट है तो एक जज सुन ही नहीं सकता। तो हर 3 दिन बाद कैसे ऑनलाइन सिस्टम में पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह 3500 रुपये, एक बंदा गरीब है जिसकी कोई ज़मीन का इशू है, पहले वो 3500 रुपये दे, और फिर ये बताया गया कि लॉगिन सिस्टम दे दिए कि वो खुद ही घर बैठ के अपने केसेस को अपलोड करेंगे। यानी वकील करेंगे, साइलिन कर सकते हैं, खुद अदालत में जाके देंगे तो वो भी ऑनलाइन होगा। तो डिजिटलाइजेशन तो एक अच्छा निज़ाम है, लेकिन उसको महंगा कर देना, उसके साथ
और भी बड़ी, अब आम बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है हमारी शराखानदगी जो एग्जैक्टली जो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझता उसके वो लिए तो ये कैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना। फिर भी अगर वो किसी से जाके असिस्टेंस लेता है तो उस पर फिर वही बात आती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई भी असिस्टेंस नहीं देता है इसके ऊपर। ऐसे ही है, उसका अलग बताने के भी पैसे, बताने के अलग पैसे, जैसे कि गरीब आपने बंदा जो है वो उसके लिए इंसाफ मजीद महंगा जो है मजीद होता है। महंगा, कि जैसे आपने पहले भी स्कैम का जिक्र किया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले उस पे, तो ये भी सेम उसी तरीके से जो गरीब बंदा जाएगा उसके लिए तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही ऐसे। अब इशू। देखिए हम बिल अपना, हमें हमारा चलान होता है, हमारा गैस का बिल है, बिजली का बिल है, हमारे पास ऐप्स मौजूद हैं, हम उसमें बिल पे कर सकते हैं। लेकिन गरीब बंदा आज भी जाके क्लासिक सेंटर्स पे, नादरा सेंटर्स पे, वहाँ जाके 10 रुपए 20 रुपए अपने वो चार्जेस भर के आप मेरा बिल पे कर दें, आज भी वो करा रहा है, क्योंकि उसे इन तरह का पता नहीं है डिजिटलाइजेशन का, उसके पास ऐसे मोबाइल्स नहीं है एंड्रॉयड हर बंदे के पास, तो आज भी वो पैसे भर रहे हैं। ये चलो उन लोगों के लिए तो है, सिस्टम को आसान किया जाए और फ्री भी किया जाए, आसान किया जाए, बिल्कुल सिस्टम को आसान किया जाए, और जो लोग समझ नहीं पाते उनके लिए भी कुछ ऐसी इक़दाम किए जाएँ कि तो वो आसानी से इस चीज़ तक एक्सेस हासिल कर सकें। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जैसे कि गुफ्तगू कर रहे थे, पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे हाई कोर्ट में रवां साल कौन कौन से केसेस अहम रहे। अभी हम बात करते हैं जो पंजाब असम्बली में रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर हुआ है 2026 जायदाद की डिजिटलाइजेशन के लिए, कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज़ किया जाएगा, और ये जो सरकारी रजिस्टर्स बनाए जाते थे, रिकॉर्ड नहीं मिलता था, कब्ज़ा हो जाता था, और बहुत सारी सुनने में ये भी चीज़ें आती थी कि ऐसे कब्ज़ा किसी के पास होता था लेकिन वो एक्चुअल रजिस्ट्री किसी के पास होती थी। तो उस पर हमें एडवोकेट से हम बात करेंगे, एजाज़ हैं हमारे साथ, एतजाज़, तो उनसे बात करते हैं। सर, नए कानून के तहत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई, आपको कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैम आपका, जनाब इमरान साहब का, रोही टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मैं और शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सीएम जनाब मरियम नवाज़ साहिबा का, जिन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है। सबसे पहले हम इसकी जो बेस है वो ये है कि घर से बाहर एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि बताता है ऑनलाइन कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी खेवट में है, कौन सी खतूनी में, कौन से खसरा में है। आप वहीं से मोबाइल से उसको आप चेक करें, देखें कि आपकी प्रॉपर्टी क्या आपके नाम है भी सही या नहीं है, जहाँ पे आप काबिज़ हैं, किसी ने और कब्ज़ा तो नहीं कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि गरीब अवाम के लिए, लोगों के लिए एक आसान और मुफ्त हसूल इंसाफ का एक तकाज़ा है कि लोग आराम से बैठकर अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। नहीं तो 5 साल 10 साल कब्ज़ा हमारे पास है, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी मलकियत में नहीं है। हमें तब पता लगता है जब स्टे हो जाता है या वारंट दखल हमारे जारी हो जाते हैं और बैलफ आया हुआ होता है, हमें तब पता लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी कब्ज़े में नहीं थी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो आपने हवाला दिया, जो कि आज हमारा टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अमेंडमेंट की गई है, दी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जो कि वंस एट फोर्स जो है वो नाफिज़ुल अमल है। उसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ है, जो कब्ज़ा माफिया है, जो फ्रॉड होता था अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोअर्जन से, जो रजिस्ट्रीज़ करवाई जाती थी, फ़ेक अंगूठा, फ़ेक सिग्नेचर्स और शनाख्त का कोई पैरामीटर्स नहीं है, उसको ख़त्म किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम के ज़रिए, कि जो भी रजिस्ट्री की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम के ज़रिए की जाएगी। जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम के अंदर पुट किया जाएगा, और उसके अंदर जो शनाख्त होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है और थंब इम्प्रेशंस है, और एनी अदर मोड उसके अंदर दिया गया है कि कोई अगर अदर मोड है जो नादरा के साथ एफिलिएटेड है, किसी का थंब का इशू है या फेशियल का किसी का इशू है, इसके अलावा कोई अगर तरीक़ाकार दिया गया, उसके ज़रिए उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। उस वेरिफिकेशन से जो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये वही पर्सन है जिसने ये रजिस्ट्री करवा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या परचेज़ कर रहा है, जो ख़रीद कर रहा है। पहले ये होता था कि वसीका नवेश जो रजिस्ट्रीज़ बनाते थे, तैयार करते थे, सब रजिस्ट्रार के पास पेश करना, सब रजिस्ट्रार के पास कमीशन बैठे होते थे, वो वहाँ पर उनका बयान नहीं लिया जाता था, वो इन एनी अदर ऑफिस बैठते थे या वसीका नवेश के पास बैठते थे, वहाँ पे उनको कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती थी, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी, उस पर्सन की वो मौजूद ही नहीं होता था जो बयान दे रहा है।
या उसके थंब इम्प्रेशन जो सिग्नेचर्स हैं वो फेक करवा लिए जाते थे। अब ये इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए ये बहुत आसान कर दिया गया और लोगों के लिए बहुत एक अच्छा आम आवाम के लिए अच्छा इकदाम उठाया कि जो कब्ज़ा माफिया है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ को पे कब्ज़ा करता है और गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए बहुत आसानी कर दी गई है। और दूसरी जो चीज़ है कि जो जिस टाइम पे रजिस्ट्री होगी, सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार है उसके पास जब रजिस्ट्री हो जाएगी, उस टाइम का जो उसका डेट, टाइम एंड प्लेस, वो 3 चीज़ें हैं, वो दर्ज करेगा। 3 चीज़ें, कौन सी जगह पे ये रजिस्ट्री हो रही है, किस टाइम में हो रही है, किस घंटे के अंदर हो रही है। ये बहुत अच्छा इकदाम है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रार जो है उसके पास इटसेल्फ पावर है, वो अपनी खुद ऑन मोशन इटसेल्फ, या अगर उसके पास कोई कंप्लेंट आती है कि ये जो रजिस्ट्री है बाय फ्रॉड है, ये कोवर्जन से ज़बरदस्ती की गई है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से की गई है, कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान जो जिसकी 22 इयर्स एज है, उसका कोई उसकी एज ज़्यादा होती है 40-45 इयर्स की, या उसका कोई वडेरा है वो लेके आ जाता है, ठीक है, उस बंदे को कि जी ये रजिस्ट्री करवाओ, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। इन 3 तरीक़ों से अगर वो फ्रॉड के ज़रिए रजिस्ट्री करता है तो रजिस्ट्रार के पास पावर्स हैं, वो उस रजिस्ट्री को खुद मनसूख कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम के ज़रिए हमारे आर्टिकल 164 कानून शहादत का है, उसमें इनकी पावर्स मौजूद हैं कि इसको एडमिजिबिलिटी हासिल है, एविडेंस के अंदर ये एडमिजिबल है। जिस तरह से दूसरी रजिस्ट्रीज़ पहले मैनुअल की जाती थी, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस से रजिस्ट्रीज़ की जाएंगी वो भी उसको एडमिजिबिलिटी हासिल है, जैसे सेम एडमिजिबिलिटी मैनुअल रजिस्ट्रीज़ को की जाती थी। अच्छा, ये जो गैर कानूनी कब्ज़े को नॉन बेलेबल जुर्म बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे जराइम में फ़र्क आएगा, लोग डरेंगे क्योंकि नॉन बेलेबल है, इसके ऊपर थोड़ा सा उनको एक फियर आएगा कि ये तो इतनी जल्दी ज़मानत नहीं हो पाएगी इसके ऊपर? जी बिल्कुल, नॉन बेलेबल भी है और कॉग्निजेबल भी है। कॉग्निजेबल वो है कि काबिल दस्तअंदाज़ी, या पुलिस जो है वो डायरेक्टली बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो डायरेक्टली जब पर्चा होता है उनको अरेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इकदाम है जो कानून बनाया गया है, इससे जो है बहुत आसानियाँ होंगी लोगों के लिए, और कब्ज़ा जो माफ़ी है वो कमज़ोर होगा और आम आवाम को बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। नॉन बेलेबल है और साथ में इसमें जो सज़ा है 5 से 10 साल सज़ा है और 1 करोड़ जुर्माना है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अमेंडमेंट की गई है। और इसके अंदर जो बेल्स जो हैं, जो नॉन बेलेबल क्योंकि ऑफेंस है और साथ में सज़ाएं इतनी ज़्यादा हैं, बेल्स इनकी आसानी से नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो 5 से 10 साल कैद और 1 करोड़ तक जुर्माना, आप क्या समझते हैं कि ये सज़ाएं जो हैं ये काफ़ी हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा? इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। पहले तो ये इस तरह से सज़ाएं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर जाते थे, 3 साल सज़ा, ठीक है, किसी को 2 साल सज़ा, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से मतलब 4 साल सज़ा। तो वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में जब फॉल करते थे, हम बेल्स मूव करता था एक्यूज, हम कंप्लेनेंट साइड से हैं तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 10 दिन में उनकी बेल हो जाती थी, या प्री अरेस्ट बेल है तो भी उनके फर्दर इंक्वायरी के ग्राउंड्स बन जाते थे, मेलाफाइडिस अल्टीरियर मोटिव्स के ग्राउंड बन जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे अभी जो इन्होंने 5 से 10 साल की है, अगर इससे बेहतर होता है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इससे बेहतरी नहीं आती, इससे भी ज़्यादा सज़ा इनकी बढ़ाई जाए, क्योंकि यही बेस है हमारी, यही इसी से तनाज़ात पैदा होते हैं। जब ज़मीन पे कब्ज़ा होता है, इसी ज़मीन के कब्ज़े से क्रिमिनल लिटिगेशन स्टार्ट होती है, इसी ज़मीन के कब्ज़े से 302 मर्डर हो जाते हैं। ये अगर तनाज़ात ख़त्म किए जाएँ, ठीक है, ज़मीन के कब्ज़ा को अगर हम बेहतर कर सकें कानून को, और लोगों को मुफ्त और आसान इंसाफ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लिटिगेशन हमारी कम हो जाएगी, और लोग जो हैं वो बेहतरी की तरफ, जब लिटिगेशन कम होगी तो आपका ओवरऑल सोसाइटी और मुल्क तरक्की करता है। अच्छा, इससे ये भी थोड़ा सा बताएं कि एक तो होता है कि जो बाहर की पार्टी आके कब्ज़ा करती है ज़मीनों के ऊपर, तो उसके ऊपर मसाइल खड़े होते हैं, डेफिनेटली लिटिगेशन में भी जाते हैं, केसेस भी करते हैं। सो जो बहन भाई होते हैं, फैमिली उसके ऊपर कब्ज़ा कर रही होती है, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं और उसका क्या वो होता है? जो फैमिलीज़ वगैरह कब्ज़ा करती हैं, जो ये कानून बनाया गया है नया, जिसमें ट्रिब्यूनल के अंदर पावर्स दी गई हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर इसकी समाप्त करनी। ये कानून बनाया ही बेसिकली ज़्यादा फोर्स ही फैमिली लिटिगेशन के अंदर है कि जो बहनों पे, बेटियों की जायदाद पे कब्ज़ा करते हैं, उनको हसूली इंसाफ दिलवाया जाए। जो बेवाओं की
जायदाद पे कब्ज़ा करते हैं उनको हसूली और आसान इंसाफ दिलवाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि सबसे पिसा हुआ जो तबका है हमारा वो यही खातून है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन होती है और जब सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर जारी करती है, फरमाती है कि ये बहन को, बेटी को जो है ये कब्ज़ा दिलवाया जाए और साथ में उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख कॉस्ट भी करती है भाई को, या कोई भी है शोहर ने कब्ज़ा किया हुआ है किसी के ऊपर भी, ठीक है, वो कॉस्ट भी करती है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ज़्यादा होता है इशू भाइयों का, भाई कब्ज़ा कर लेते हैं और आगे यतीम बच्चे हैं, उनके मस्कीन बच्चे हैं, भांजे हैं, उनको आगे जायदाद नहीं दी जाती, ठीक है, वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस कानून के ज़रिए जो सबसे ज़्यादा इस कानून में फोकस है वो इसी चीज़ का है। पहले हमारा कानून था, इसको ये भी होता है कि लिटिगेशन बहुत लंबी चलती है और ख़वातीन डेफिनेटली उनको काफ़ी मसाइल का सामना भी होता है, कोर्ट्स में इतनी लंबी लंबी प्रोसीडिंग्स होती हैं। फिर दूसरी बात ये कि घर में प्रेशराइज़ करके ही भी ट्रांसफ़र कर ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई होंगी कि प्रेशर में उनसे लिया गया है, नहीं लिया गया, क्योंकि फैमिली का मैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा दब जाता है। अभी जो बाहर वालों का होता है वो थोड़ा सा भी हो जाता है, सामने भी आ जाता है। जी, इसमें एक चीज़ है कि जो पहले हम सिविल सूट फाइल करते हैं, जो पहले प्रोसीजर था हमारा वो इसी तरह से जैसे आप फरमा रही हैं कि केस हम फाइल करते थे, वो जवाब आना, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होने, एविडेंस होनी, जिसकी वजह से लिटिगेशन एविडेंस में फिर कोई एप्लीकेशन आ रही है, जानबूझकर लिंगर ऑन करने के लिए मिसलिनियस एप्लीकेशंस दी जाती थी। वो उसका बेसिक मकसद ये होता था कि जितना हम लिंगर ऑन करेंगे, क्योंकि वो फीमेल्स हैं और साथ में उनको क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर भी इन्वॉल्व कर दिया जाता था, उनके बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते थे ताकि ये किसी कंप्रोमाइज़ पे आ जाएं, ये पीछे हट जाएं। और अगर एक लेट्स सपोज एक कनाल की प्रॉपर्टी है तो उन्हें 5 मरला देकर, उन्हें डरा धमका कर उनके खिलाफ क्रिमिनल लिटिगेशन भी कर दें और केस सिविल लिटिगेशन को इतना लंबा कर दें कि वो 5 मरले पे भी राज़ी हो जाएं, अपना पूरा हक ना ले। अब जो ये कानून आया इसका बेसिक मकसद यही है कि 30 डेज़ में हमने इसको डिसाइड करना है और 30 डेज़ में जो उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, दरख्वास्त आएगी, उसमें हेयरिंग होगी, जो एविडेंस होगा, जो भी तरीक़ाकार है उसको उन्होंने 30 डेज़ में करना है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मेरे पास खुद भी ऐसे केसेस आए हैं जो हमने किए हैं। पहले हम यही देखते थे, रूटीन होती थी, केस जो है वो वालदा फोत हो जाती थी, बच्चे लड़ रहे होते थे 20-20 साल 10-10 साल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन जाती थी, सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करती थी, प्रॉपर्टी दी जाती थी, कॉस्ट की जाती थी, लेकिन वो फैसला सही होता था सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल, लेकिन जो सफ़र एक पूरी लाइफ उन्होंने किया उसको फिर भी वो इक्वल नहीं कर सकते। 30 डेज़ में जो डिसीजन कर रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल बनाए, ये सबसे अच्छा कानून है। अच्छा, इस पे ये भी थोड़ा सा बताएं कि एक तो होती है कि डायरेक्ट हम आला वारिस होते हैं, वहाँ से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा वालदैन का हिस्सा, ख़ासकर वालदा का हिस्सा बच्चों को नहीं मिल रहा होता और वालदा हयात भी नहीं होती, तो उसमें भी यही प्रोसेस है, 30 डेज़ का प्रोसेस है और वालदा का हिस्सा आपको उस 30 डेज़ में आपको फ़ैसला होगा और उसी में ही 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर बनती है तो? जी बिल्कुल, यही प्रोसीजर है। वालदा का हिस्सा अगर आपको नहीं मिल रहा, वालिद का हिस्सा नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी हमारे साथ कॉलर लाइन पर है, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सैयद जुनैद मुमताज एडवोकेट बात कर रहा हूँ मुल्तान से। तो मेरा सवाल था एडवोकेट एतजाज से कि जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, तो इनका मंशूर किया है, खासतौर पर पार्किंग के जो मसाइल हैं उस बारे में, और जो साफ पानी का इशू है कचहरी के अंदर, सफाई का और जो तजावुज़ात हैं उस बारे में इनका क्या मंशूर है, तो ये किस तरह उसको बेहतर करेंगे? चलें जी, थैंक यू वेरी मच सर का जवाब। जी बिल्कुल, इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान। तो मेरा सबसे अहम जो मंशूर है वो है सफाई का। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार में सफाई का नाकिस जो है मसला है। हमेशा हमने देखा है कि हम जो 3 हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, लिटिजेंट्स, एडवोकेट्स और हमारी जुडिशरी, और मैं ये समझता हूँ कि जो बैकबोन है वो हमारे लिटिजेंट्स हैं। उनके बैठने की जगह नहीं है। सबसे पहले अगर वो खुश हैं, वो सुखी हैं, तो वकील भी सुखी हैं। उनकी वजह से अदालतें भी चल रही हैं। ठीक है, अगर लिटिगेशन नहीं है, लिटिजेंट्स नहीं है, उनको आसान हल नहीं दिया गया, बैठने की जगह नहीं दी गई, साफ़ पानी नहीं दिया गया, ठीक है, पीने के लिए, तो ना कचहरी में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ना ही जुडिशरी काम कर सकती है। मेरे तो बेसिक है कि मैं लिटिजेंट्स के लिए करूं।
सेकेंडली जो पार्किंग का इशू है, मोटरसाइकिल स्टैंड की पार्किंग का इशू है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पार्किंग को मेरी कोशिश होगी इसको बड़ा भी किया जाए और इसको बिल्कुल प्रॉपर ठीक किया जाए। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं बाइक खड़ी करने के, एक लाइन में 3 से 4 बाइक्स खड़ी होती हैं डबल। पार्किंग ओके जी, हाँ। पार्किंग का इशू है, यहीं से फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रॉपर्टी के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी की जो 30 डेज़ में हेयरिंग है उसमें वो ट्रांसफ़र भी होगा, सारा कुछ होगा। वकील साहब से बात करते हैं मज़ीद इसके ऊपर। अच्छा, इससे ये भी बताएं कि जो बाअसर ग्रुप्स हैं, कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, वो भी इसकी लपेट में आएंगे और कैसे आएंगे, कैसे उनके ऊपर घेरा तंग किया जाएगा? जी बिल्कुल आएंगे। पहले जो कानून था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का कानून था 2005, वो भी इसी के ऊपर था। जो इलीगल ग्रैबर्स थे, ठीक है, उनको कमज़ोर करने के लिए और उनसे प्रॉपर्टी दिलवा कर जिनकी प्रॉपर्टी है उनको देने के लिए, ठीक है, वो कानून भी हमारा, उसकी समाअत भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब फरमाते थे। तो अब जो नया कानून आया है इसके अंदर जो कब्ज़ा माफ़ी है सबसे ज़्यादा वही लपेट में आएगा, ठीक है। पहले जो मैंने बात की कि फैमिली जो केसेस हैं, जो फैमिली के अंदर डिस्प्यूट आते हैं वो, और कब्ज़ा माफिया वो लपेट में आएगा। क्योंकि कब्ज़ा माफिया का सबसे अहम जो मकसद होता है वो ये होता है कि केस को लिंगर ऑन किया जाए। जितना ज़्यादा वो लिंगर ऑन कर सकते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उन्हें पता है कि एंड में केस जो है वो जिसने फाइल किया उसके हक में डिग्री होना, और जितना लिंगर ऑन करेंगे उनको फ़ायदा है, 5 साल 10 साल, उसी से वो कब्ज़ा करके वहीं से कमा कर वो कोर्ट में अपनी लिटिगेशन के अंदर पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स के क़याम से केसेस के फ़ैसले कितने तेज़ होंगे ये भी थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो कोर्ट जाता है उससे बेटर होता है कि बाहर सेटलमेंट कर ली जाए, क्योंकि वो बहुत लंबे केसेस होते हैं। आम पब्लिक का माइंडसेट यही है कि प्रॉपर्टी के केसेस तो मेरे ख्याल में चौथी 5वीं नस्ल पे भी हल नहीं होने होते। जी, जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं इसी के अंदर है कि 30 डेज़ में उन्होंने केस की समाअत करनी है। पहले केस जो है वो पुट होगा डीसी साहब के पास, वो उसकी एप्लीकेशन जाएगी, वो वहाँ पे समाअत करेंगे, वो समझेंगे कि ये केस ट्रिब्यूनल को भेजना है, वो फिर ट्रिब्यूनल को केस भेजेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल उसकी 30 डेज़ में समाअत करके डिसाइड करेगा और आपको कब्ज़ा दिलवाएगा। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो साबिक जजेस की तैनाती है क्या इंसाफ को मज़ीद शफाफ बनाएगी? जी, उनका जो विजन होता है, उनका जो जुडिशियस माइंड है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने सर्व किया होता है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, तो वो बेहतरीन अंदाज में ऐसा तरीके से इनको केसेस को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर फरमाया गया, ना कि एसी साहबान डीसी साहबान वो अपनी जगह पे ठीक फ़ैसले करते हैं, लेकिन क्योंकि ये केसेस की नोयत इस तरह से होती है कि ये इसमें एविडेंस भी लेनी पड़ जाती है और इन डेप्थ केसेस को देखा जाता है, तो जो बेहतर तरीका है, जो बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं वो जुडिशल ऑफिसर्स कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि कहीं ना कहीं हर इदारे के ऊपर कोई ना कोई जो बिग पावर्स होती हैं वो असरअंदाज हो जाती हैं, तो कोई इस तरह के चांसेस इसमें भी हैं? अगर नहीं हैं तो कैसे हैं? इसमें इस तरह के चांसेस मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं है क्योंकि थ्रू आउट ऑफिसर्स जो हैं इसकी समाअत कर रहे हैं, ठीक है। पहले डीसी साहब, ठीक है, वो एडीसीआर साहबान वो इसकी समाअत करते हैं और पूरा पैनल बैठता है। इसमें एक पर्सन की बात नहीं है, पूरी एक कमेटी बैठती है जो कि केस की समाअत करती है और वो फिर आगे भेजती है। अब आप एक पर्सन को, 2 पर्सनस को तो अप्रोच कर सकते हैं, पूरी कमेटी को अप्रोच नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये करप्शन का और जो ट्रांसपेरेंसी है इसमें ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो घंटे में जायदाद वापसी का कानून अमली तौर पर कितना काबिल अमल लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि घंटे में तो ये सिर्फ किताबी बात है, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, इतना आसान नहीं है घंटे के अंदर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इन अदर पार्ट भी अगर हम देखें तो कई दफ़ा ऐसी लिटिगेशन होती है कि दूसरी पार्टी को भी नहीं पता होता इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी केसेस में, तो वो भी जिस तरह से मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि वारंट दखल जब आते हैं, ठीक है, तो उनको अंदाज़ा होता है इस चीज़ का। और घंटे के अंदर हो नहीं सकता क्योंकि पुलिस की भी मदद लेनी है, ठीक है, यहाँ से बैलर्स ने भी जाना है और जो एसी साहबान है वो खुद जाते हैं मौके पर, तो घंटे में अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताएं कि क्या इस तेज़ रफ्तार अमल में डेफिनेटली जब चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती हैं, एक फ़्लो से भी आगे निकल रही होती हैं, तो गलत फ़ैसलों का ख़दशा कितनी हद तक आपको लगता है?
इसका हम जवाब लेते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तो यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम जायदाद के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे मुल्तान में 77,000 से ज़ायद मिसिंग म्यूटेशन और खेवट जात ब्लॉक पर अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो अच्छा इमरान साहब, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपने देखा है इसके ऊपर? देखें कि डीजी पैलरा 2 दिन पहले मुल्तान में थे और वहाँ पे हमें भी इस बात का इंकशाफ हुआ। पहले लोग जो थे, ज़िम्मेदार जो थे, लेके यहाँ आ रहे होते थे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, रेवेन्यू दफातर में, कि हमारी जो इंतकालात हैं वो नहीं मिल रहे, किसी की जाली होते थे, और ये बहुत ज़्यादा मुल्तान में इशू था। और इस इशू पे वसीका नवीस भी अरेस्ट हुए, हमने ज़मीन ले ली, करोड़ों रुपए भर दिए और पता चला कि जाली रजिस्ट्री है और वो किसी और को फ़रोख्त हो गई है या किसी और के नाम है। तो ये मुल्तान का जो डाटा था, 77,000 से ज़्यादा जो इंतकालात हैं, जो मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं, वो मिसिंग थी, जो मिल नहीं रही थी कि वो कहाँ गई हैं। और इसके साथ पूरे पंजाब में 2,21,000 से ज़्यादा जो म्यूटेशन है वो मिसिंग है। कल ही मेरी बात हुई है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर नवाज साहब से, तो ये क्वेश्चन मैंने किया कि भाई ये जो सामने आई है बात, ये कहाँ गई हैं। तो वो कह रहे थे कि मिसिंग इसको नहीं कह सकते, कहते हैं कि हम डिजिटल कर रहे हैं मुख्तलिफ खेवट मौज़ाजात को, और जो हमारे डिजिटल हो चुके हैं मुल्तान में मौज़े वो तो सामने हैं, जो डिजिटल इस वक्त तक नहीं हुए तो वहाँ की जो म्यूटेशन है वो मिसिंग है। तो वो कह रहे थे कि हमारा अमल जो है वो जारी है, इसमें डिजिटलाइजेशन की तरफ मुख्तलिफ मौज़ाजात हो रहे हैं, जैसे फ़ाइनल होंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि ये मिसिंग वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि यहाँ पे बहुत से खेवट ब्लॉक हैं। अब खेवट क्या होती है, जहाँ पे आपकी ज़मीन का टुकड़ा है वो पूरा एरिए में और लोगों के भी काफ़ी ज़मीन, घर या ज़राई वो चीज़ें पड़ी होंगी। तो क्या होता है, कहीं कोई डिस्प्यूट नज़र आता है या कहीं कोई करप्शन या एक किस्म की फ़ाइलों में कोई गड़बड़, तो वो एक एप्लीकेशन दी जाती है और पूरे वो खेवट जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा। अब जब खेवट ब्लॉक हो जाती है तो बहुत से लोग जो घर बेचना चाह रहे होते हैं, जिन्होंने बच्चों की शादियां करनी है, बहुत से लोग ज़मीन फ़रोख्त करके, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, कोई अच्छी जगह पे जाना है, कोई मूव करना है, बाहर जाना है, या एक जगह बेच के दूसरी जगह खरीदनी है, वो सारे लोग परेशान हैं। इस वक्त मुल्तान का मौज़ा बैनी है, वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल ब्लॉक है। अच्छा। और इतना बड़ा वहाँ पे यानी रकबा है लेकिन ब्लॉक है, अभी तक उसको वो नहीं किया गया। इसी तरह दीगर भी बहुत से खेवट जात ऐसी हैं जो मुल्तान में ब्लॉक हैं। जब इनके पास जाया जाता है रेवेन्यू अफसरान के, तो वो यही कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे अभी कोई जाली फ़र्द का मामला सामने आया है या हम इसको देख रहे हैं, और इस तरह लोग बहुत परेशान हैं। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं बल्कि डीजी पैलरा से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत से लॉज बना रही हैं, कि ये मैं गोशगुजार करूँगा कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हल होना चाहिए। जिस जगह का डिस्प्यूट है वो जगह तो ब्लॉक कर दी जाए, पूरा खेवट ब्लॉक करके बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाता है वो। और फेक जो रजिस्ट्रियों का मैटर है, मुल्तान में 500 से ज़्यादा ऐसी रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री 5-5 करोड़ रुपए की है जायदाद की, वो 500 से ज़्यादा इस वक्त तक फेक है। मतलब कि लोगों ने अरबों रुपए लगा दिए लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये जगह नाम किसके है। तो ये डिस्प्यूट हल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हुकूमत का नया एक वो सिलसिला शुरू हुआ है, वो यहाँ पे नाफिज होना चाहिए, तो फिर तो लोग बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये जालसाजी जो है मेरा नहीं ख्याल के रुक पाएगी। अदरवाइज़ ये जालसाजी मज़ीद चलती रहेगी, हुकूमती इदारे इसके ऊपर नोटिस लें। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी बताएं कि जो पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ हैं, लॉकडाउन का नफाज जारी है, उसको क्या आप देखते हैं और क्या समझते हैं? देखें युसरा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। रात में तकरीबन 12:30 बजे मुल्तान में ऐसे शहर में घूम रहा था, तो मुझे 1-2 ऐसे मार्ट, ऐसे स्टोर नज़र आए जो 12:30 बजे भी ओपन थे। अच्छा। और दूसरी तरफ मुझे वो जो मुकम्मल मजमूई तौर पर 10,000 20,000 वैल्यू की वो दुकानें भी 8 बजे जो है वो बंद हो जाती हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया का जो बिला तफरीक कार्रवाई है वो नहीं है,
जो अच्छी बात होती है हम करते हैं। अभी भी बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो जहाँ पे सिटिंग है, टेक अवे की मैं बात नहीं कर रहा, टेक अवे अलाउ है, आपको भी पता है, वो रात को चल रही है। कल ही अच्छा मैरिज हॉल्स में भी लाइट्स ऑफ बाहर की करके अंदर वो फंक्शन भी चल रहे होते हैं। तो हुकूमत को, पीरा फोर्स को इस पे करना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत सी शिकायत पीरा फोर्स के हवाले से आई हैं कि उन्होंने टारगेट कर रखा है कि इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, उन्हीं को जुर्माने करते हैं, उन्हीं को कुछ उनके जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा छूट दे रखी है। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो खाने पीने वाली शॉप्स हैं या ये छोटे छोटे ठेले होते हैं, उनको थोड़ी परमिशन है, एक सर्टेन टाइम तक है, उसके बाद उन्होंने ऑफ देखें- करना है। लेकिन वो एक जब आते हैं तमाम दुकानों को बंद कराते हैं, वो उनको भी बंद करवाते हैं और कहते हैं साथ लेके जाते हैं। हाँ, वो बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो सामान भी उठा लेते हैं, आपकी सामान बात भी ठीक है। उठा लेते हैं, उनको बहुत से- काफ़ी मसाइल का देखिए, सामना टेक आता है। अवे जो वो जो ठेले की बात कर रहे हैं वो है भी टेक अवे, वहाँ बैठ के तो कोई फ्रूट नहीं काट के बैठ के खाएगा, तो टेक अवे तो पूरी रात की परमिशन है। यहाँ लोगों को कंसेप्ट ही नहीं है। इवन कि जब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं किसी भी लॉ पे, तो पहले इन लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन्हें नहीं पता कि किसको क्या करना है, ठेले वालों को उठा के उनका सामान उठाया, ख़त्म। हालांकि वो पूरी रात फरोख्त कर सकते हैं, वो टेक अवे है, एक बंदे ने आना है, पार्सल लेने और चले जाना है। मेडिकल स्टोर्स हैं जिन चीज़ों को इस्तेमाल है, रेस्टोरेंट्स हैं। और अभी तो ये भी देखने को मिल रहा है मेरे उसमें बेकरीज को भी परमिशन है कि वो एक सर्टेन टाइम बिल्कुल, तक बेकरी में भी बैठ के तो खाने का कोई सिस्टम नहीं होता ना, सिस्टम वो भी टेक अवे है। और आपने वो आना है। एक खौफ से, एक फियर से वो भी उसी टाइम में क्लोज कर देते हैं, और जो शहरी हैं वो भी वो परेशान क्यों होते हैं। फेयर से पहले 2-4 दिन इन्होंने 2-2 लाख के जुर्माने किए हैं। वो पता ही नहीं था आवाम को, जिससे 2 लाख का, 1.5 लाख का, 50,000 का फाइन हुआ है, वो बेचारा आगे तो नहीं वो करेगा, उसके तो महीने की बचत यही थी, बचत ही जो पहले दिन लेके गए, आगे तो वो डर के मारे, जो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन टेक अवे कोई पाबंदी नहीं है अकॉर्डिंग टू जो हमारे। अच्छा, लेकिन इमरान देखो, जो गरीब एक ठेले वाला है, बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, पता भी नहीं होती, वो उसके प्रेशर में एक यूनिफॉर्म को देखते हैं, वो उस प्रेशर में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो वो कहेंगे हमने मानना है। अगर वो नहीं भी मानेंगे तो फिर अगले दिन भी उनको उसी प्रेशर का सामना होता है, तो वो उसी को बेहतर समझते हैं कि बजाय कानून फॉलो करें या इनके खिलाफ जाएं हम कहीं पे, वो कहते हैं बेहतर तरीका यही है कि इन्हीं से यहीं पे निपट के जो भी यहीं से ले दे कर प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व करें। देखें युसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जो लोग हैं जो जाके इन्फोर्स करवा रहे होते हैं हुकूमती अहकामात को, ये उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गलत किसी को परेशान ना करें, गलत तंग ना करें। जो ओरिजिनल आर्डर्स हैं पहले तो उनकी वो हो ऐलानात हों कि ये करना है, ये नहीं करना, और उसके बाद फिर उस पर जो वार्निंग हो। एक्चुअली उसमें जो लूप होल्स छोड़े जाते हैं ना, उनको पहले फोकस कर लेना चाहिए कि किस चीज़ से किसको परेशानी हो सकती है, पहले उनको लूप होल्स को ख़त्म करके देन उसको। बिल्कुल, पीरा फोर्स समेत जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के यहाँ पे हैं, पुलिस को तो कोई अख्तियार नहीं है कि जुर्माने या ले वो करें, तो पुलिस भी वो कर रही होती है। तो मैं यही आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगा, इन लोगों की ट्रेनिंग करें। जो करप्शन में मुलविस है, जो किसी को हरासा तंग करने में मुलविस है, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई जो है वो बड़ी सख्त कार्रवाई अफसरान को करनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि क्या तेज़ रफ्तार अमल में गलत फैसलों का खदशा है? एतज़ार एक लैटिन लीगल मैगज़ीन है, वो कोट करना चाहूँगा। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड, जस्टिस बरीड। अब जस्टिस हरिड, जस्टिस बरीड, अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है वन शुड बी ग्रांटेड एंड फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। अब हम जस्टिस हरिड है, हम कह रहे हैं तेज़ी से फैसले हों, तो जस्टिस बरीड है, जस्टिस दफन भी हो रहा है। जब हम समाअत नहीं करेंगे केसेस की प्रॉपर तरीके से, जो कानून में प्रोसीजर है कि नोटिस होगा, ठीक है, समन होंगे, दूसरी पार्टी आएगी, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी, उसका वकालतनामा आएगा, उसको तैयारी का मौका दिया जाएगा और उसको पूरी समाअत दी जाएगी, ठीक है। जब हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो, और जल्दी फ़ैसले करने में कि फ़ैसला जल्दी हो सके, तो फिर वो फ़ैसले उस तरीके से नहीं होते, ठीक है। वो जो फेयर अपॉर्चुनिटी है हेयरिंग की वो नहीं दी जाती, तो जो दूसरी पार्टी है उसको भी नुकसान होता है। ओके, एतज़ाज़ लतीफ़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। यकीनन हमारे
ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला होगा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और इमरान नवाज़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक कीमती राय से आगाह किया और लोगों को बताया कि क्या एक्चुअल एग्जिस्ट कर रहा है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पहले बात कर रहे थे प्रॉपर्टी इश्यूज़ के ऊपर, अभी हम बात करेंगे कि डेली लाइफ में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी जॉब में, अपने करियर में, तो अपनी हेल्थ का हम ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली जब हम काम करते हैं और ख़ासकर स्क्रीन पर बैठकर ऑफिसेज़ में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द, मसल पेन और इस तरह की शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि जान सकें कि इसको कैसे फ़िक्स किया जाए और अपनी लाइफ को और अपनी रूटीन को कैसे बेटर किया जाए कि ताकि ये जो पेन होते हैं इनसे हम बच सकें। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहा जावेद, फिजियोथेरापिस्ट हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल जो जिस्मानी दर्द की सबसे आम वजूहात क्या हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं और आजकल तो हम जेनज़ी, जो आजकल की जनरेशन है, वो भी बड़ी सुस्त सी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। क्या इसमें फूड हैबिट्स हमारी इस तरह की हैं? क्या वजूहात क्या हैं बेसिकली इसके पीछे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आजकल की रूटीन है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ है तो कुछ इस तरह का कल्चर आ चुका है कि मोस्टली लोगों का जो काम है वो स्क्रीन टाइम से रिलेटेड है। ख़ास तौर पे हमारी जो जेनज़ी है वो ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। लोगों का जो नॉर्मल स्क्रीन टाइम है वो 8 से 10 घंटे चल रहा है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के अमराज देखने को बहुत मिलते हैं। ख़ास तौर पे जो आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें जो इशू मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, दैट इज़ नेक पेन। तो हर दूसरा बच्चा ही जो है वो नेक पेन के साथ आया होता है और उसकी जो मेन वजह जब हम निकालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 19-20 साल की उम्र में और कोई इशू होता नहीं है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू देयर हैबिट्स। तो हैबिट्स के अंदर उनका अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं तो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। लोग घरों में रहते हैं, रात को निकलना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आती है। इन तमाम वजूहात की वजह से ये इशू बहुत आम हो चुका है आजकल। अच्छा, तो अच्छा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत भी कर रहे होते हैं कि हम काफ़ी देर अगर वॉक करते हैं या एक ही पोस्चर में चल रहे होते हैं तो उनके कंधों में खिंचाव और एक पेन सा होने लगता है बहुत ज़्यादा, और फ्रोज़न शोल्डर भी बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है कि हर बंदा दूसरा बंदा ये शिकायत कर रहा होता है। तो क्या वजूहात क्या है मेडिकली, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे इसको बेटर किया जाए? मेडिकली अगर आप देखें जो इस तरह के इश्यूज हैं मोस्टली जो है दे आर रिलेटेड टू द पॉस्चर। पॉस्चर क्या है? जो आपकी बॉडी की एक साख्त है, एक नेचुरल साख्त है, अगर वो मेंटेन रहे तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के अंदर पॉस्चर के इश्यूज आजकल देखने को आ रहे हैं। जैसे ही पॉस्चर आपका डिस्टर्ब होता है तो उससे आपकी जितने भी मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं या सॉफ्ट इश्यूज हैं वो तमाम इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो पॉस्चर उसी तरह कैरी ऑन करते हैं लोग, शुरू में तो गुजारा हो जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सॉफ्ट इश्यूज पे लोड बढ़ता है, उनकी डीजनरेशन में इजाफा हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है और लोग जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का शिकार होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है उसके अंदर ना तो कोई अवेयरनेस है, लोगों को पहली तो बात है कि इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये है क्या। ओवर वेट हो रहे हैं लोग, पॉस्चर उनका ख़राब हो रहा है ड्यू टू देयर डेली रूटीन, या कोई अगर रूटीन है जिसमें 8-8, 10-10 घंटे बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, अगर कोई ऑनलाइन जॉब कर रहा है तो वो लैपटॉप और डेस्क पे बैठा है 8-8 घंटे और मुसलसल ही बैठा काम कर रहा है, तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि दवाई लिए बगैर, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिसिन से घबराते भी हैं और कोशिश करते हैं कि मेडिसिन ना ली जाए, और वो जो एक माँ के होममेड रेमेडीज़ होती हैं, देसी टोटके होते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये जो फिजियोथेरेपी है ये बगैर दवा के लिए मौसर साबित हो सकती है, मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, इससे चीज़ों को फिक्स कर लिया जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ज़रूरत है कि पेशेंट जब आपके पास आता है हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किस स्टेज पे लाए कर रहा है। अगर आपको कोई मसल पेन है या कोई आपको इंजरी हुई है तो उसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट। अगर आप शुरू की स्टेज में, एक्यूट स्टेज में आते हैं तो वो बड़ी इजीली मैनेजेबल होता है। अगर आप उसकी थोड़ी सी केयर प्रिकॉशंस करें, थेरेपी लें, माइल्ड सी मेडिकेशन लें, उसके साथ वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब तक बस नहीं होती तब तक लोग डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल के पास जाना पसंद नहीं करते। दुनिया जहाँ के सारे टोटके करके
तमाम हकीमों और इधर उससे जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वो फिर हमारे पास आ रहे होते वो हैं। मेरे डेफिनेटली तब वो मामला भी काफी डेफिनेटली उस वक्त वो फिर एक बड़ा चैलेंज, फिर उसमें और चीजें इन्वॉल्व हो गई होती हैं, तो फिर हमें उन सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर लोग शुरू में ही लेट्स सपोज कि आपको एक इशू आ रहा है और अगर आपका वो पेन एक वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो आपको किसी प्रोफेशनल को डेफिनेटली देखना चाहिए, और उसमें ये बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है अगर आप इसको टाइमली मैनेज करें। अच्छा आजकल ना लोग काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ की तरफ जाते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना एंटीबायोटिक खा लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, कुछ फिजियोथेरेपी में हम करते रहें फिर जाके रिलीफ मिलता होगा, एकदम से नहीं मिलता होगा। लोग शायद इस वजह से भी थोड़ा घबराते भी हैं कि डेली एफर्ट्स पुट करनी पड़ती होंगी। बेसिकली एंटीबायोटिक वाली साइड तो टोटल ही डिफरेंट हो जाती है, उसके अंदर आपकी ये जो बीमारियां हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम और ये वाले डोमेन आ जाती है, तो उसके लिए डेफिनेटली अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आपको ये सपोर्ट साथ देनी ही पड़ती है। जो फिजिशियंस हैं वो इस चीज़ को देखते हैं और ये ज़रूरी भी है। रही बात जो हमसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर आप उसमें फौरी तौर पर आ जाएं तो विद इन फ्यू डेज 10-12 डेज जो है वो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली लोग आजकल एफर्ट पुट करना पसंद नहीं करते, लेजी भी हैं एंड दे नीड, किसी के पास टाइम भी नहीं है, उन्हें चाहिए बस हम जाएं और डॉक्टर की शक्ल देखें और शायद हम ठीक हो जाएं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो लोग उसमें एफर्ट पुट करना भी नहीं चाहते और उनको उस तरह से फिर काउंसल भी नहीं किया जाता कि आप इस चीज़ को किस तरह कैरी करें कि आप ठीक रहें। अच्छा दूसरा ये भी बताएं कि घर में की जाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं वो कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत लाइट सा लेते हैं, एक दिन करते हैं 2 दिन करते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाद फिर स्किप कर देते हैं। और एक्सरसाइज का वैसे भी पाकिस्तान में रुझान बहुत कम पाया जाता है, इतना नहीं पाया जाता, वॉक का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं, तो जिसकी वजह से हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो रही होती है। तो इसको किस तरह से फिर आप बताएंगे कि जो एक्सरसाइज है वो कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेड डोज है, अगर आप एक एडल्ट को देखेंगे जो 18-20 साल की उम्र से प्लस जा रहा है, दैट इज़ 3 to 5 डेज फॉर वेट ट्रेनिंग। अगर आप वीक के अंदर सिर्फ 3 से 5 घंटे, आधे से पौने घंटे की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप आने वाली लेट एज में बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं। लोगों को रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट, हालांकि जो एक्सरसाइज और रीहैब है दिस टेक टाइम, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है इसके बेनिफिट्स नज़र आना शुरू होते हैं। और बेनिफिट्स से ज़्यादा ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो लेट 30s में या लेट 40s में आनी होती हैं उनको ये चीज़ डिले करती है। अगर आप टाइमली अपने आप को देखते रहें, एक्सरसाइज आप शेड्यूल में करते रहें डेली, उसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, उसको अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम ना समझें कि जी ये मैंने करनी है या ये कुछ दवाई है। अगर आप उसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लें तो आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, कंधे और कलाई के दर्द की बड़ी वजूहात क्या हैं? इसकी भी बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती हैं, लोग कंधे और कलाई के दर्द को लेके बैठे हुए होते हैं और बड़ा मसला बना हुआ होता है उनके लिए। कंधे दर्द में जो बहुत आम देखने में मिलता है या लोगों में जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है जिसको वो कंधा जाम बोलते हैं, दैट इज बेसिकली फ्रोजन शोल्डर, जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। इसकी भी 4 स्टेजेस हैं। अगर अर्ली स्टेज पे आपको पेन आ रहा है कंधे में, नाइट पेन के साथ आप परसिस्ट कर रहे हैं और आपकी हिस्ट्री के अंदर डायबिटीज़ वगैरह शामिल है, तो हार्डली 10 से 12 दिन के अंदर ये बेहतर हो जाता है, पर ये काफ़ी आम है। अच्छा, ये कंप्यूटर और मोबाइल जो हैं, स्क्रीन, डेफिनेटली स्क्रीन के बगैर तो मेरे ख्याल में सरवाइव करना आजकल के लोगों के लिए मुश्किल ही हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसके मसाइल का सामना क्यों बन रही है और इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पोस्चर है जिस पे हम बैठें कि पेन ना हो, स्ट्रेट बैठें, क्या कर सकते हैं मज़ीद इसको इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि अब जो जॉब होल्डर है उसने 12 घंटे या 9 घंटे की शिफ्ट करनी है, उसने तो डेफिनेटली बैठना है। एक न्यूज़ कास्टर है, उसने 3 घंटे 2 घंटे तो बैठने ही हैं, तो उसको कैसे फिर ये मैनेज किया जा सकता है? देखें, आज के दौर के अंदर, आज का जदीद दौर है, इसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया और इन चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है तो आप रियलिटी से बहुत पीछे बैठे होते हैं और आप ना तो अपनी चीज़ों को उस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमें डेफिनेटली इसमें हमें कुछ ना कुछ बैलेंस रखना चाहिए। हमें मुसलसल इसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, तो वी शुड कीप अ बैलेंस, ताकि हमारा स्क्रीन टाइम भी बैलेंस रह सके और बाकी चीज़ें। रही बात कि जिन लोगों की जॉब ऐसी है कि दे हैव टू स्टे इन द सीट फॉर 8-10 आवर्स, तो उन लोगों के लिए यही है कि आप
एक तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें, आपका जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखें। अब पोस्चर किस तरह से मेंटेन रह सकता है, बेसिकली जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर जो चेयर और टेबल की हाइट है दैट शुड बी ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पर्सन। वो एडजस्टेबल होनी चाहिए। जब आप बैठते हैं तो योर पोस्चर शुड बी अपराइट, आपकी जो नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जितनी आपकी नेक नीचे की तरफ झुकेगी उतना इस पर लोड बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह आपको स्लाउच पोस्चर में नहीं बैठना, तो दैट शुड बी आपका एंकल का, आपके नी का, हिप का और आपकी नेक का एंगल दैट शुड बी एट द 90। तो आप काफ़ी बेहतर रहते हैं। इसमें आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ पे, स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट होता है। तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, ताकि आप लोग बेहतर रह सकें। रही बात जिनको बहुत ज़्यादा देर बैठना है, अगर आप डे फर्स्ट से जब आपकी जॉब शुरू हो रही है, देखिए जॉब आपकी फिर लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, यू हैव टू कैरी इट, आपकी मजबूरी है, आपने कैरी करना है। इसी तरह से अगर आप डेली एक्सरसाइज को भी अपना मामूल बना लें, ठीक है, लेट्स सपोज आपने बैठना है तो योर बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको वो, अगर आपने 2, 4, 6 घंटे मुसलसल बैठना है तो आपके जो अंदर आपकी स्पाइन है, जो आपका बेसिक पिलर है जिसमें वेट उठाना है, या आपके जो मसल्स हैं, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि सपोर्ट कर सकें। शुरू में तो लोगों का गुजारा होता रहता है, 2-4 साल वो निकाल देते हैं, ट्रेनिंग करते नहीं है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ना ही कोई एक्सरसाइज रूटीन में होती है। तो इवेंचुअली आप लॉन्ग टर्म पे जब जाते हैं तो आप इन इश्यूज़ का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं चाहती हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जिस्म में जो दर्द होते हैं उनको कैसे फिक्स किया जाए, और दूसरा एक्सरसाइज पे भी बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल की जो नस्ल है वो एक्सरसाइज, वॉक इससे खासी दूर है और इसको इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं समझती। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं टुडे वेदर की जानिब। वेदर अपडेट पर हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। जी शकील। जी युसरा, मुल्तान में टेम्परेचर बढ़ रहा है और शदीद गर्मी महसूस की जाने लगी है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि सूरज का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हद तक जा सकता है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आज 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सुबह के वक्त में तो हवा की रफ्तार इंतहाई कम थी, लेकिन इस वक्त हवा चलने लगी है और दोपहर में यही हवा गर्म लू में भी तब्दील होने लगी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुल्तान शहर में गर्म लू का एहसास भी है। इस वक्त हवा में नमी जो है वो 54% रिकॉर्ड की गई है, जबकि ये भी बताया गया है कि मतला अबर आलूद रहेगा और मौसम इसी तरह गर्म रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान के 140 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान के फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज 6ठे नंबर पर मौजूद है। जबकि आइंदा 24 घंटों में तो बारिश का इम्कान नहीं है, हल्के फुल्के बादल रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि 25 तारीख को बारिशों के बादल मुल्तान में दाखिल होंगे और 27 की शब को मुल्तान में बारिश हो सकती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और शहरियों को अब गर्मी का सामना करना पड़ेगा और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी गर्म होने वाला है। 40 का टेम्परेचर जो है वो शहरी मुल्तान में आज महसूस करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी है वेदर अपडेट। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, लू का भी एहसास हो रहा है, तो कोशिश करें ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन याद रहे कि मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें, नेचुरल शुगर की तरफ जाएं, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में डायबिटीज़ का इशू काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि जो बॉडी के पेन होते हैं, तो हर किस्म का जो पेन है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। अगर कौन से पेन ऐसे हैं जो हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये इससे ठीक नहीं हो सकते फिजियोथेरेपी से? बिल्कुल, हमारी बॉडी के पेन्स के काफ़ी सारे पैटर्न हैं। अगर आपके पेन मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज से रिलेटेड हैं तो दैट कैन बी मैनेज्ड थ्रू द फिजियोथेरेपी टू सम एक्सटेंट। अगर वो बहुत ज़्यादा इंजरी एडवांस नहीं की और कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, टीयर नहीं हुआ, तो दैट कैन बी मैनेज्ड। लेकिन अगर आपका कोई पेन्स जो हैं वो ऑर्गन रिलेटेड है तो डेफिनेटली दैट कैन नॉट बी मैनेज थ्रू फिजियोथेरेपी। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन पेन्स जो हैं, जो ख़ासतौर पर लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में, सबसे पहले कार्डिक इशू है। कार्डिक इशू के अंदर आपका जो पेन है दैट इज़ इन द चेस्ट, और मोस्टली जो है ये रेफ़र कर रहा होता है आपके लेफ़्ट आर्म की तरफ, और ख़ास तौर पे आपकी अपर जॉ और नेक की तरफ। अगर आपको मूवमेंट के साथ पेन बढ़ता है और आपको सांस चढ़ता है तो आपको सबसे पहले जो है वो कार्डिक प्रोफाइल अपनी देखनी चाहिए, फ़ौरन से इमरजेंसी जाके इस चीज़ को देखना चाहिए। इसके अलावा बहुत कॉमन अगर ऑर्गन पेन मैं कहूँ जो कॉमन है और लोगों को नहीं पता होता बेसिकली,
दैट इज़ फ्रॉम द गाल ब्लैडर। अगर आपके जो पित्ते का दर्द है वो आपके दाहिनी साइड से जो है वो पेट के नीचे वाली जगह से शुरू होकर और बैक साइड पर जाता है, अक्सर लोग उसको भी मस्कुलर समझ रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमको वाइटल ऑर्गन की बात करें तो आपका किडनी पेन है, बहुत से लोगों के अंदर जो है वो किडनी स्टोन की कंप्लेन होती है, तो उनका जो पेन है वो भी बैक पे जा रहा होता है, बिल्कुल फ्लैंक के साइड पे और बैक साइड पे हो रहा होता है, तो लोग उसको भी कमर दर्द समझ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आम लोगों पेन के भी कोई गालबन इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं कि ये बैक पे जा रहा होता है, ये रेफरल पैटर्न्स होते हैं। ये आपका जो फिजिशियन है या आपका जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो इसको बेहतर पकड़ सकता है, लेकिन कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं ताकि लोगों को इस चीज़ का पता रहे कि ये बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आपको फौरी तौर पे जो है वो इमरजेंसी जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही कॉमन कॉज है फालिज। फालिज बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है आजकल यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसमें शुरू के अंदर अक्सर लोगों को इस तरह कंप्लेन होती है कि उनको शदीद सर दर्द होता है, एकदम से ऐसा सर दर्द होता है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी शायद वो सर दर्द फेस नहीं किया होता। उसको भी लोग डिले कर देते हैं इसी चक्कर में कि पता नहीं क्या है। हालांकि इन सिचुएशंस के अंदर आप जितनी जल्दी इमरजेंसी पे पहुँचें उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, तो कौन से दर्द ऐसे होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो सकते हैं? ये तो हो गए जो नहीं हो सकते, जो ठीक हो सकते हैं वो कौन से हैं? बेसिकली अगर आपको कोई चोट लगी है, कहीं आप गिरे हैं, टूटे हैं, तो डेफिनेटली वो फिर मसल इंजरी है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो उसको आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। आप फ़ौरन से अपने फिजिशियन या फिजियो को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन पेन्स हैं, मस्कुलर पेन को अगर आप आइडेंटिफाई करें, आप अगर आप थक रहे हैं, आपने कोई एक्टिविटी की है, उसके बाद यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे बात कर रही हूँ जहाँ से। ओके, क्या सवाल है आपका? ये सवाल मेरा ये है कि मेरे ना गर्दन में भी दर्द होता है, लेफ्ट राइट साइड पे, और मेरे शोल्डर में भी दर्द होता है, वैसे मेरे सर में दर्द होता है उसी जगह पे, काफी दिन तक रहता है। और बैक बोन में भी दर्द होता है नीचे साइड पे। क्या मसला होगा? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उनका सवाल है कि उनको जो दर्द होता है कंधे में भी दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द होता है, तो वो उसका जवाब फिर आप देते हैं। बिल्कुल ठीक है। दैट कुड बी रिलेटेड टू द एज, क्योंकि फीमेल्स के अंदर आर्थराइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आम है। जिस तरह इन कॉलर ने बताया कि इनको नेक पेन है और वो जो है शोल्डर की तरफ जा रहा है, तो दैट कुड बी ड्यू टू द डिस्क, जो आपकी स्पाइनल डिस्क है, सर्वाइकल, या फिर वो मस्कुलर इशू के लिए हो सकता है। इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि एक फिजिशियन को देखें, एक करंट एक्सरे करवाएं, ताकि आपकी जो है वो करंट सिचुएशन स्पाइन की देखी जा सके। आफ्टर दैट यू कैन कैरी द रिहैब और मेडिसिन व्हाटएवर यू वांट। ओके, अच्छा, कोई इसकी कोई एक्सरसाइज घर पे भी कर सकती हैं वो? एक्सरसाइज विदाउट स्क्रीनिंग एडवाइस करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बाज़ों का जो पेन है वो एक्सरसाइज से एलिवेट भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है। तो सिर्फ इस दो क्वेश्चंस की बेस पे एक्सरसाइज एडवाइस की नहीं जा सकती, वरना डेफिनेटली है। ओके, अच्छा, आप बता रहे थे कि कोई इंजरी हो उसको भी मैनेज किया इंजरी हो तो मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हल्की फुल्की मसल पुल हुए हुए हैं या कुछ इस तरह का है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर बाइक पे लोग जा रहे होते हैं, तेज़ रफ्तारी में गिर जाते हैं, कहीं उनका बाजू नीचे आ जाता है, बॉडी पूरी बाजू पर आ जाती है, तो काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है, तो अक्सर शिकायत मिल रही होती है कि बाजू में पेन है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको वो फिर कैसे लेके चलें? घर पे क्या कोई मसाज वगैरह उससे करें? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर जो चेकअप हुआ होता है उससे पता चलता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन पेन शदीद होता है, तो उसको फिर वो कैसे मैनेज करें? जब भी कोई आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इवेंट होता है, तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना एक्सरे करवाना है। आपने उस चीज़ को डिले नहीं करना, क्योंकि जितने भी ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर्स के केसेस हैं उसमें 80-90% जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही होता है। अगर लेट्स सपोज कि आपने अपनी स्क्रीनिंग करवाई है, आपका फ्रैक्चर नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपका वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसल है, वो डैमेज हुआ है, वो टीयर हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्यूट इंजरी के अंदर आ जाता है। एक्यूट इंजरी के अंदर आपने सबसे पहले उस एरिया को रेस्ट देना, यू हैव टू गिव द रेस्ट। इसका एक प्रोटोकॉल रहता है प्राइस, जिसमें हम प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और उस हिस्से को एलिवेट रखते हैं।
तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है ताकि आप उस इंजरी को मैनेज कर सकें। रही बात मसाज की, तो इस तरह की इंजरीज़ के अंदर मसाज सख्ती से मना होता है। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी आपका मसल अंदर टीयर है, सॉफ्ट टिश्यू आपका टीयर है, एक चीज़ अंदर उस अपनी साख्त खो चुकी है, वो टूट चुकी है, आप उसको मसाज कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली डैमेज इट मोर, आप उसको हील होने का टाइम ही नहीं दे रहे। तो अक्सर लोग इस तरह से पेन अपना बढ़ा कर भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है, खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं या ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनका मानना होता है कि हम अगर बाजू को मूव नहीं करेंगे तो शायद ये यहीं पे ठहर जाएगा, ये मूव नहीं करेगा फर्दर, तो इस वजह से भी वो मसाज करते रहते हैं कि शायद इससे रिलीफ मिलेगा और ये बेटर होगा। आफ्टर द इंजरी की बात कर रही हैं? हाँ, एक्सीडेंट के बाद, लेकिन उसमें कोई उनका फ्रैक्चर, और अक्सर औकात ये भी देखने को मिलता है कि इमरजेंसी में डॉक्टर चेक करते हैं, वो कहते हैं बाजू मूव कर रहा है तो इट्स मीन कि कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ ऐसा नहीं आया, एक्सरे रेकमेंड ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी इमरजेंसी आती है, एक्सरे तो पहली फाइंडिंग है। अब जो भी फिजिशियन डॉक्टर है वो एक्सरे की तरफ जाता ही जाता है। अच्छा, नहीं, इमरजेंसी में जो डॉक्टर जो फर्स्ट एड देते हैं उसमें एक्सीडेंट में अगर कोई जाए तो वो कहते हैं कि अगर बाजू मूव कर रहा है तो इट्स मीन कि कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, अभी बाजू जो है आपके मसल वगैरह पुल हुए, प्रेशर आया, इस वजह से पेन ज़्यादा हो रहा है। इमरजेंसी के बेसिकली अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही साइड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे रेस्क्यू वाले आते हैं, तो उसको रेस्क्यू करते हैं। अदरवाइज कोई पेशेंट अगर इस हालत में है कि वो चल के खुद जा रहा है तो डेफिनेटली फिर उसकी कैटेगरी और हो जाती है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल टोटल ही डिफरेंट होता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट की कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए जिससे वो डिसेबिलिटी या डेथ की तरफ ना चला जाए, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को फोकस किया जाता है। ये चीज़ें उसके बाद की हैं। लेट सपोज अगर कोई बंदा गया है, उसको इंजरी हुई है और उसका फ्रैक्चर भी हो गया है, तो वो वहाँ पर उसको मैनेज करके फिक्स करके देन दे शिफ्ट टू द ओपीडी और सर्जरीज की तरफ उसको रिकमेंड कर दिया जाता है। ओके, अच्छा, बुजुर्ग अफराद के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको एक तो ठंड से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है और दूसरा एक ये भी देखने को मिलता है कि जैसे सडन वेदर चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को एक टांग का दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं एक टांग में दर्द है, दोनों में नहीं। वेदर ठंडा हो, वेदर गर्म हो, तो उसको वो कैसे फिर देखें और कैसे फिक्स करें? देखें, बुज़ुर्गों के लिए तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई बुज़ुर्ग आदमी है जो 60-70 साल से ऊपर है, अगर उसका बोन मास अच्छा नहीं है, मसल मास अच्छा नहीं है, तो अगर वो गिरता है तो सबसे पहले उसका फ्रैक्चर होता है। तो ये केयर घर पे करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी रही बात आप जैसे पूछ रहे हैं कि बुज़ुर्ग लोगों को क्या करना चाहिए, तो जीरियाट्रिक्स के भी अपने रिहैब प्लान्स होते हैं, अपने एक्सरसाइजेस प्लान होते हैं ताकि उनकी जो मसल है, बोन है, वो रिटेन रह सके। तो अगर लोग बजाय इसके कि बिल्कुल ही बिस्तर पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रहे तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि जो एक टांग का वेदर चेंज होने से दर्द होता है, तो ये इसका क्या ताल्लुक है वेदर के कंडीशन के साथ? वेदर ठंडा हो, जब जैसे एक्सट्रीम पे जाता है कि उनको वेदर चेंजेस जब सडन होती हैं तो बेसिकली उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं इंसान के अंदर, और मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस के अंदर भी वो कभी बाज़-औक़ात पेन फील कर रहा होता है। मोस्टली तो ये मसल रिलेटेड ही होता है, लेकिन जैसे आप टांग का पेन पूछ रही हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आपका पेन एक टांग में जा रहा है तो दैट कुड बी, जो मोस्ट कॉमन कॉज देखने में मिलती है, दैट कुड बी शैटिका। तो शैटिक पेन के अंदर भी यही सिम्टम है कि आपका पेन जो है वो बैक से आपकी टांग के अंदर जा रहा होता है। एक टांग में भी जा सकता है और दूसरी टांग में भी जा सकता है। उसको फिर डायग्नोज करने की ज़रूरत है कि वो शैटिक सिम्टम आ क्यों रहे हैं। एक कॉलर लाइन पर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, आवाज़ नहीं पहुँच पा रही यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो मैंने ना ये डॉक्टर से मशवरा लेना था। जी जी। मैं ना थोड़ा प्लेटें हो ना कि ट्रेन स्टैंड लगा रहा था, तकरीबन 45 फुट की ना हाइट से नीचे गिर पड़ा, गिर गया। ठीक है, मेरे दोनों पाँव जो है ना जिससे ये टूट गए हैं। क्या मेरा हाथ का एक जो अंगूठा वो टूट गया, मेरे मोरे वो हिल गए। वो डॉक्टरों के पास में गया हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी हराम मगज की वीना है ये इसके नीचे आ गई है, और छोटा पेशाब जो मेरा ना वो रात दिन रुकता ही नहीं। ओके जी, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। आपको जवाब
जी सर, इसका जवाब दीजिए। जहाँ तक मैं इनकी बात समझ चुका हूँ कि ये किसी हाइट से गिरे हैं और गिरने के बाद इनकी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और इनके जो मोरे कह रहे हैं हिल गए हैं बेसिकली, दैट कुड बी द स्पाइनल फ्रैक्चर। और अगर इनका जैसे बता रहे हैं कि चलने फिरना मुश्किल हुआ है और इनका यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, तो बेसिकली ऐसी सिम्टम्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूरोसर्जन और किसी स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हराम मगज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग की कंटिन्यूएशन है टुवर्ड्स योर बॉडी। आपके बॉडी से जैसे ही नीचे ये जा रहा है, इसके साइड से तमाम स्पाइनल नर्व्स गुजरती हैं जो कि आपके हाथों में, आपके धड़ में और आपकी टांगों में जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जिस लेवल पे आपकी इंजरी होती है, अगर वो हाफ इंजरी है तो उसके सिम्टम्स और हैं, अगर फुल इंजरी है तो उसके सिम्टम्स और हैं। उससे नीचे का बिल्कुल ही बॉडी का कनेक्शन जो है वो आपका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो मोटर कंट्रोल है या सेंसरी कंट्रोल है। तो उनको चाहिए इस चीज़ को डिले ना करें। मुझे नहीं पता ये कितना टाइम पहले गिरे हैं, लेकिन अगर अभी तक इन्होंने न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन को विजिट नहीं किया तो दे शुड विजिट देम। और अगर इनकी ट्रॉमा केस के अंदर को सर्जरी एडवाइस होती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड जो टूटी हुई है उसको अपनी जगह पे लाया जाए, जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको अपनी जगह पे लाया जाए, तो इन्हें वो कंसीडर लाजमी करनी चाहिए। ओके जी, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ आप बंद कर लें, सवाल आपका नहीं पहुँच पा रहा यहाँ तक। मेरी उम्र, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं बहावलपुर से परवीन बात कर रही हूँ। जी 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 जी, बोलिएगा, क्या सवाल है आपका? मेरे सीधे हाथ में दर्द होता है, ऐसे बहुत तकलीफ होती है, ऐसे कोई चीज नहीं उठ सकती इसकी वजह से। चलें जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। सर, इनका भी जवाब आप दे दें। अच्छा, बेसिकली पेशेंट जो है वो क्योंकि एक लेमैन है तो प्रॉपर हिस्ट्री वो दे नहीं पाता, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं लिमिटेड ही आपको चीज़ें बता सकता हूँ। अगर वो हैंड पेन है और जिस तरह ये कह रही हैं कि हाथ में इनके पूरे दर्द आता है और ये कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती, तो दैट कुड बी सेंसरी एंड मोटर डेफिसिट, जिसकी बहुत कॉमन कॉज जो है वो CTS कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिसमें आपके हाथ की जो नस है वो दब जाती है और उसके बाद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अगर इनको हाथ में सुनपन आ रहा है और इनकी चीज़ों में पकड़ने की ताकत इनकी कम हो रही है तो ये एक CTS भी हो सकता है, या फिर इनकी जो गर्दन पे मोहरे हैं उन पे दबाव होने की वजह से जो आपकी नर्व्स पे दबाव है उससे रिलेटेड भी ये हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये चीज़ हो रही है और काफ़ी पुरानी है, इसको 2-3 महीने गुजर चुके हैं और ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इनको चाहिए ये फौरी तौर पे किसी फिजिशियन से मिलें और अपना एक प्रॉपर एवेल्यूएशन कराएं कि ये आ कहाँ से रहा है। डेफिनेटली जब तक आप सोर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, बेसिक डायग्नोसिस नहीं कर सकेंगे, तो आपकी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सिर्फ तुक्का ही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो शैटिका पेन की बात आप कर रहे थे, तो अगर एक कॉमन काज तो यही समझी जाती है, तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए, मेडिकली अगर शैटिका टर्म को देखा जाए तो दैट इज ड्यू टू डिस्क इंजरीज। एक कॉलर लाइन पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सवाल कीजिएगा। हसन बात कर रहा हूँ भावलपुर से। ओके जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब हैं, उनको स्पाइन का इशू है। अच्छा। तो जैसे आपने अभी बात की है प्रोग्राम में, यूरिन अनकंट्रोल हो जाता है उनका, तो कंप्रेशन है स्पाइन में। डॉक्टर ने कहा ऑपरेट जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, ये ना आप बिल्कुल बेड पे ना आ जाएं। तो हमें काइंडली एडवाइस करें कि क्या उनका ऑपरेट कराना चाहिए या यूरिन कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आपका 70+ है। ओके, ठीक है, तो आई विल बी थैंकफुल अगर आप काइंडली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल आ गया जी सर। उन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब की उम्र 70 साल है और उनको स्पाइन का इशू है और उनको यूरिन कंट्रोल में इशू रहता है। अगर तो कंप्लीट यूरिन लॉस है कि आप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो देन शुड गो टू द न्यूरोसर्जन ताकि वो उसको फिक्स कर सके। अगर आपका यूरिन पे कंट्रोल है लेकिन वो कम है, मतलब उसको आप
थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और कीगल एक्सरसाइजेस आती हैं, आप वो देख के अपने वाले साहब को शुरू करवा सकते हैं, उससे होपफुली वो बेहतर हो जाएंगे। ओके जी, ओके नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे साथ एक और भी कॉलर मौजूद हैं और वर्ल्ड बुक डे भी मनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर है, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मोहतरमा, मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान बाईपास बावलपुर रोड से। मेरी है वालदा साहबा, उसका ना जो है ना ये जब गाँव के नीचे नहीं होता ये पुरी वगैरह, कि वो आपका ना हम लाइव चैनल भी देख रहे हैं, तो मेरी वालदा साहबा का वो है ना जो मसला है ना वो है गोडू का, उसमें ना ये दर्द वगैरह होता है जोड़ों में। तो बड़ा मेहरबानी इसके लिए हमें भी कोई इंफॉर्मेशन बता दीजिए जिसके मुताबिक हम बड़ी वालदा साहब। ओके जी, ओके जी, बताते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज जैसे कि वर्ल्ड बुक डे मनाने का बुनियादी मकसद क्या है और वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पर हमारे साथ डॉक्टर अमजद बुखारी मौजूद हैं कॉल पे, उनसे करते हैं बात। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? दूसरे वाला, नीचे वाला, हाँ, अब देखो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर, आज वर्ल्ड बुक डे मनाया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये थोड़ा सा हमें बताएं और अपनी कीमती राय से हमें बताएं। अच्छा, ये किताबों का आलमी दिन जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मनाने का ऐलान किया हुआ है और इसकी तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। ये 23 अप्रैल जो है वो शेक्सपियर की युग में पैदाइश है। शेक्सपियर आपको पता है कि बड़ा नावल निगार है, दुनिया में बड़ा नाम है शेक्सपियर का। वो इसी दिन को जो है उसकी तारीख की पैदाइश की मुनासबत से मुकर्रर किया गया है। अच्छा, ये 1616 की बात है तकरीबन, ऐसे समझें कि इसके लगभग का जमाना है। स्पेन में तो लोग जो है वो वहाँ एक रिवायत थी, एक शहर है कैटोलिना, वहाँ जमा होते थे और वो एक दूसरे को फूल पेश करते थे, खवातीन को, लड़कियों को फूल पेश किए जाते थे और वहां पर जो है ये शेक्सपियर के ड्रामे और दीगर बड़े नावल निगारों की नावल्स को पढ़े जाते थे। तो वो फूलों के साथ साथ फिर वो आहिस्ता आहिस्ता किताबें भी देने लगे। तो ये यहाँ से इसका आगाज हुआ, किताबों की अहमियत जो है वो सामने आने लगी। फिर बाज़ाब्ता तौर पे 1995 में इस दिन का जो है वो इंडक्शन की गई, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक वहाँ शामिल किया गया इस दिन को। अब ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प पहलू है कि हर साल जो है एक दुनिया का किसी एक कैपिटल को, किसी दारुल हुकूमत को ये किताबों का दारुल हुकूमत शुमार किया जाता है। तो हर साल जो है ये मुख्तलिफ होता है। ये 2026 के लिए जिस शहर को कैपिटल को चुना गया है वो इंडोनेशिया का कैपिटल जो है जकार्ता है। तो इस साल 2026 का किताबों का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। तो अब वैसे किताबों के दिन के हवाले से किताबों की अहमियत को जरा देखें तो अब मैं ये समझता हूँ कि आज भी ना, अगर आप सर्दियों की रात हो और रजाई में आप लेटे हुए हो और चाय का कप आपके साथ हो, कॉफी का कप आपके साथ हो और एक बहुत जबरदस्त सी किताब आपके पास मौजूद हो जिसे आप पढ़ रहे हो, तो मेरा ख्याल है दुनिया में इससे बड़ी अयाशी कोई नहीं है। तो जो लोग किताब से रगबत रखते हैं, तहरीर से रगबत रखते हैं, उन्हें आज भी किताब अपनी तरफ खींचती है। किताब में बहुत फैसिनेशन है। आप मूवीज देख लें, आप वीडियोस देख लें, आप क्लिप्स देख लें, जो कुछ भी देखते रहें, लेकिन किताब जो है वो आपको अपने शहर में जकड़ लेती है। और माजी करीब में हमारे इस खित्ते में बड़े बड़े नाम पैदा हुए जिन्होंने बहुत अच्छी तहरीरें की। ऐसे हमारे यहाँ किसी जमाने डाइजेस्ट छपते थे जो आजकल खत्म हो गए। तो डाइजेस्ट जो है वो लोग पढ़ने के इतने आदी थे कि डाइजेस्ट का इंतजार किया जाता था। तो डाइजेस्ट आएंगे तो उनको बार बार चक्कर लगाते थे बुक स्टॉल्स का कि डाइजेस्ट आएंगे। और उस डाइजेस्ट में जो तहरीर करने वाले लोग थे उन्होंने भी कमाल तहरीर की। ऐसे सिलसिले थे जो किस्तवार छपते थे और वो जब एक किस्त आप पढ़ लेते थे फिर बाकी जो एक महीना है वो दूसरी किस्त के इंतजार में गुजारते थे, उसके शहर में गुजारते थे, इसके आगे क्या होगा, देवता, सदियों का बेटा, ये ऐसी कहानियां हैं
जिन्होंने आपको अपने शहर में जकड़े रखा। इसके अलावा भी इस खित्ते में बहुत सारे नावल निगार पैदा हुए, कहानी किसी ज़माने तो किस्सा गो भी होते थे और फिर वो इन किस्सों को, कहानियों को हमने किताबों की शक्ल दी। तो किताब जो है, जो हार्ड शेप में उसकी अफादियत कुछ थोड़ी सी कम की नजर आई है, लेकिन तहरीर की जो अफादियत है, अहमियत है, वो ख़त्म ना हो सकती है, ना हुई है। तो आज भी तहरीर की अहमियत है। तो हम चाहे सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, किसी और मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, तो वहाँ पर भी जो कुछ लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कोई लिखने वाला मौजूद हो। तो किताब जो है आज भी अहमियत रखती है। और ना सिर्फ ये है कि हमारी जो दरसी किताबें हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो उनको पढ़ के आपकी शख्सियत बनती है, निखरती है, फिर आप आगे चलते हैं। तो आज भी अगर हम किसी को कहते हैं कि सर आप खुद भी 3 किताबों के मुसन्निफ हैं, और किन मौज़ूआत पे आप 5 किताबें हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ हैं, तो किन किताबों पे, किन मौज़ूआत पे आपने लिखा है, और कहाँ से आपके माइंड में आया था कि मुझे लिखना चाहिए? आपके शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा, मैं काफ़ी अर्सा क्योंकि प्रिंट मीडिया से वाबस्ता रहा, तो प्रिंट मीडिया में मुझे 90s के दौर में मैगजीन के शोबे में भी काम करने का मौका मिला। वो मैंने कोई 3 साल काम किया, और इन 3 सालों में 1000 आर्टिकल्स जो है वो मैंने लिखे अखबारात के सफ़ात पे। तो जब वो मैं लिखता था तो उनको संभालता था तो समझ नहीं पाते थे, फिर वो ज़ाय करने पड़ते थे क्योंकि वो इतनी मिकदार में होते थे। तो बाद में मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों को मैं कंपाइल करूँ तो किताबी शक्ल अख्तियार कर ली। तो फिर मैं बाद में कुछ इदारों में मैं रहा, वहाँ पर कॉलम लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने अपने कॉलम्स के मजमूए को, कुछ आर्टिकल्स से उनको इकट्ठा किया। एक किताब मेरी कबूल आम के उन्वान से है, एक ज़बान खल्क के उन्वान से है, और एक फिर मैंने सफरनामा लिखा वो काफिर देश के ये नाम से, वो कैलाश का सफरनामा है। फिर एक किताब जो है वो जो मार्का 1857 हुआ, जिसे हम 1857 की जंग आज़ादी कहते हैं, वो इस बरसगीर में लड़ी गई थी। तो वो जो 1857 की जंग थी, उस 1857 ये 9 महीने की जंग थी। इस जंग में हमारे साउथ पंजाब में क्या हुआ, वो सिर्फ इस मौजू पर है कि इस 9 महीने में हमारे साउथ पंजाब में, जिसे आज हम साउथ पंजाब कहते हैं, तो यहाँ उस जंग की इतला कैसे आई, और फिर यहाँ जो अंग्रेज हुक्मरान थे उन्होंने मकामी लोगों को किस तरह डिसआर्म किया, फिर ये जंग में उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की, क्या वजूहात थी, कौन लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे, कौन मुखालफत कर रहे थे, जंग किस तरह जीती, वो खालिसतन जो है वो इस मौजू पर है और उसमें तहकीक की बात है। और एक किताब मेरी अंग्रेजी में बिहाइंड द वेल है कि जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से यहाँ पर जो मुश्किलात हैं उन पर है। तो ये आजकल महसूस होता है कि लोग जो है किताब पढ़ना छोड़ गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीर से आज भी वाबस्ता है। लोगों की जो किताब पढ़ने की छोड़ने के अमल में एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा सबब ये भी है कि जहाँ पढ़ने वाले नहीं है वहाँ अच्छे लिखने वाले भी मौजूद हैं। अगर अच्छे लिखने वाले लोग इस तरफ आएंगे, लिखेंगे, तो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता किताब की तरफ माइल होंगे। खासतौर पर आप देखें कि दुनिया भर में बच्चों को किताब की तरफ माइल करने के लिए उनकी दिलचस्पी की किताबें इब्तदाई उम्र में दी जाती हैं, कॉमिक्स दी जाती है। अब हमारे यहाँ कोई भी कॉमिक नहीं लिखा, ये बड़ा अलमिया है कि हम सर थोड़ा सा ये भी बता दें कि पाकिस्तान में आप किस तरह से देखते हैं कि बुक रीडिंग का रुझान कितना है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है, या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, अभी जो चीज़ जिसकी गुंजाइश नज़र आ रही है मुझे खास तौर पे, एक तो ये कॉमिक्स जो है जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि रुझान जो है तभी बढ़ेगा ना जब आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए देंगे। तो बच्चे जो है, अगर मैं अपने बच्चों को कोई किताब देना चाहता हूँ, वो इब्तदाई तालीम के मरहले में है, मैं उन्हें कोई सख्त अल्फाज वाली किताब, मुश्किल अल्फाज वाली किताब नहीं दे पाऊंगा, ना वो पढ़ सकेंगे। तो मैं उनको आसान अल्फाज की कोई किताब, कोई मज़ाहिया किताब, कोई कॉमिक्स देना चाहूंगा, वो दस्तयाब नहीं है। उसके लिए जो है हमें इस तरफ आना चाहिए। एक दूसरी सिंफ जो है वो सफरनामा है। सफरनामे में बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि आज भी लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, खासतौर पर आप बस पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, जहाज पर जा रहे हैं, तो आपके पास वो 2-4 घंटे होते हैं, आप चाहेंगे कि उस वक्त आपके पास अच्छी किताब हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमजद बुखारी, आपने हमें ज्वाइन किया।
मैं यकीनन आपसे ये बुक्स ज़रूर लूँगी कि ताकि मुझे भी पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो, और आपके मौज़ूआत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो मैं ज़रूर आपसे ये किताबें ख़रीदूँगी भी सही, बल्कि ख़रीदूँगी नहीं बल्कि ये तो मैं आप गिफ्ट लूँगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ओके। अच्छा, तो सर आप बता रहे थे कि शैटिका पेन पे हम थे, क्योंकि शैटिका पेन जो है वो बहुत सारे लोगों को शिकायत भी होती है। इसके अलावा हम बीच में कभी कॉलर आ जाते थे कभी, तो वो बात बीच में ही रह गई। तो दूसरा पेन कौन सा होता है? दूसरे पेन से मुराद, वैसे हम लास्ट कॉलर की मेरा ख्याल है बात, हाँ, उसका भी जवाब आप इसी के साथ ऐड ऑन कर दीजिए। रिलेटेड टू नी पेन। हाँ 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 जी, ऐसे ही था, उनकी वालदा थी। बेसिकली नी पेन एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है ख़वातीन के अंदर। ख़वातीन जैसे ही 35-40 क्रॉस करती हैं, इवन आज तो खैर 20s में भी ये इशू आ रहा है, और ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो मेनोपॉज की तरफ जा चुकी हैं, उनके अंदर आर्थराइटिस की कंप्लेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आर्थराइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा जो देखने में मिलता है ख़वातीन में पाकिस्तान में हमारी प्रैक्टिस के अंदर, दैट इज़ इन द नी जॉइंट। अगर आपका आर्थराइटिस अर्ली स्टेजेस पे है तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोपेडिक मेडिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैब आप उसको विद इन 4 to 6 वीक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। तो दे शुड कंसीडर दिस, उन्हें चाहिए कि वो किसी ऑर्थोपेडिक से मिलें, अपनी मेडिकेशन करवाएं एंड देन गेट टू द रिहैब, और आप अपनी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करें। अच्छा, दूसरा एक ये भी इशू होता है कि ख़वातीन जब प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं या कुछ इस तरह, तो उनको प्लांटर फेशिया हील पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो उस हील पेन को फिक्स करने के लिए कोई रेमेडीज़ करें या कोई एक्सरसाइज करें, उसके लिए क्या करें? अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर हील पेन के साथ साथ और भी बहुत सारे बॉडी पेन्स जो हैं वो देखने में मिलते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी का जो एक 9 मंथ का पीरियड है, दैट इज़ स्ट्रेसफुल टू द बॉडी ऑफ फीमेल। जाहिर सी बात है कि एक बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है, उसकी सारी खुराक, सारे वाइटामिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी से ही जो है वो रिलेटेड है। दूसरा, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जैसे ही अगर फीमेल है और वो प्रेगनेंसी की तरफ आई है तो उसको बिल्कुल जो है वो बेड बाउंड कर दिया जाता है कि तुमने अब उठना नहीं है, तुमने चलना फिरना नहीं है, तुमने एक्टिव नहीं रहना। ये मिस्टेक है। आप अगर इसकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस देखें या फॉरेन की प्रैक्टिसेस देखें तो वहाँ पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल्स को जो है वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके प्रॉपर एक 2 से 3 मंथ के सेशंस होते हैं जिसके अंदर फीमेल को प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसकी बॉडी प्रेगनेंसी के बाद आने वाली ऐसी कॉम्प्लिकेशंस और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छी तरह से रह सकें, उनका बेबी अच्छा ग्रो कर सके और स्पेशली वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सके। ड्यू टू मसल इंसफिशेंसी, वीकनेस एंड ऑल, जो आजकल जो है वो सी सेक्शंस का रुझान बढ़ चुका है और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लोग शायद समझते हैं कि डॉक्टर शायद खुशी से ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आजकल की आपकी जो यंग जनरेशन है या फीमेल्स हैं उनकी बॉडी कैपेसिटी ही नहीं है तो डिलीवर द बेबी। वो ड्यूरिंग द लेबर दे गेट एग्जॉस्टेड और उस वक्त पे वो सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल होती है दैट यू कैन नॉट टेक द रिस्क और गायनेकोलॉजिस्ट को जो है वो फ़ौरन से ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है। वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप उन चीज़ों को कैरी करें तो आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। प्लांटर फेशियाइटिस जो है बेसिकली दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशिया, जो आपके पाँव के नीचे की तह है, स्किन के अंदर कुछ तह होती है जिसको फेशिया बोला जाता है, दैट गेट इन्फ्लेम्ड से मुराद है वो सूज जाती है। क्यों सूज जाती है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई इंजरी हो सकती है, ज़्यादा वेट हो सकता है, आपका फुटवेयर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप हाई हील्स यूज़ करते हैं या फ्लैट शूज़ यूज़ करते हैं, ये ऐसे शूज़ जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो डेफिनेटली दे विल इफेक्ट यू। अगर आपका जो पैर है उसकी आर्च के मुताबिक आप फुटवेयर यूज़ करें, और अच्छा फुटवेयर यूज़ करें जो मेडिकेटेड हो, जो प्रॉपर कुशनिंग रखता हो, तो फिर आप प्लांटर फेशियाइटिस और इन चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, आम लोगों के लिए आप मौसर और सेहतमंद आदत की कोई तजवीज़ करना चाहते हैं 30 सेकंड्स में, वो करें। 30 सेकंड्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठें और डेली वॉक का पैटर्न एक रखें। अपनी डाइट मील्स को जो है वो क्लैरिफाई करें, उसके पोर्शंस क्लैरिफाई करें जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड अमाउंट में हो। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको जितना हो सके पॉसिबल करें। डेफिनेटली आज लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पाता, बट ट्राई टू डू दैट। और इसके अलावा वीक के अंदर जो है वो 3 से 5 दिन की एक्सरसाइज लाजमी करें और स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखें। ओके जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहा जावेद, आपने अपनी कीमती राय से हमें बताया। और दूसरा,
ऑडियंस को यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा, क्योंकि आजकल का ये बहुत बड़ा इशू है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही at 10 से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।